हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपके इस आरजी राज यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश स्पोकन का एक नया प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। आप इंग्लिश सिर्फ पढ़कर नहीं सीख सकते। इंग्लिश सीखने के लिए आपको दूसरे के साथ प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना ज़रूरी है, जिसे हम कम्युनिकेट करना कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं सीख सकते, जो कि पूरी तरह से गलत है। इंग्लिश एक नाम मात्र भाषा है जिसे हम बोलते बोलते सीख जाएंगे। मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना, कि इंग्लिश बोलने के लिए हमारे अगल बगल कोई नहीं है। मुझे मालूम है कि यही एक समस्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है, और इसी समस्या के समाधान के लिए हमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है। तो हम भी अपने इस वीडियो में ग्रामर की सहायता लेंगे, लेकिन उतना ही भर जितना कि बोली फूटने भर की जरूरत हो। इंग्लिश बोलने के लिए हमें मन से डर हटाना होगा। टूटी फूटी उल्टी सीधी जैसी भी हो, शुरुआत में बोलनी होगी, वो भी बिना झिझक के। भूलिए नहीं, ये इंग्लिश भाषा हमारी नहीं है, हम इसे सीख रहे हैं। गलती हो ही सकती है, शर्मिंदा होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बल्कि फ़ख्र महसूस कीजिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और वो हमें बखूबी आती है। और एक बात, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का जानना उतना ज़रूरी नहीं जितना कि बातचीत कर अभ्यास करना ज़रूरी है। तो चलिए अब और ज्ञान की बातें ना कर शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश स्पोकन का ये पहला वीडियो, द वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश के इस ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट यानी वर्ण। जैसे कि आप सब जानते हैं, अल्फ़ाबेट जो है वो 26 कैरेक्टर यानी 26 लेटर का होता है। ए, बी, सी, डी, ई करते हुए जेड तक। इसमें दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। एक वॉवेल, ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल कहते हैं, और दूसरा कॉन्सोनेंट यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। सेकेंड, वर्ड। द कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट और द लेटर आर कॉल्ड वर्ड्स, यानी कि वर्णों अल्फ़ाबेट्स के समूह को हम शब्द कहते हैं। लेकिन उस शब्द का एक मतलब होना चाहिए। जैसे कि अल्फ़ाबेट में से हम 3 लेटर को नीचे ले लेते हैं। पहला लेटर बी, दूसरा लेटर ए और तीसरा लेटर डी। तो ये बी, ए, डी 3 वर्ण मिलकर एक शब्द बनता है बैड। और इस बैड का एक मतलब होता है, एक मीन होता है, गंदा या खराब। तो यानी वर्ड एक शब्द बनता है और शब्द का एक मीन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ड्स में। शब्द यानी वर्ड्स। वर्ड्स को भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला नाउन यानी संज्ञा, और दूसरा वर्ब यानी क्रिया। बात करते हैं नाउन की। नाउन 3 कैटेगरीज में आती हैं। प्लेस यानी स्थान, पर्सन यानी व्यक्ति, थिंग्स यानी वस्तु। अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस यानी जगह। अब अगर किसी जगह का नाम दिल्ली है तो हिंदी हो या इंग्लिश, उसे हम दिल्ली के ही नाम से कॉल करेंगे। ठीक उसी तरह से पर्सन, अगर किसी का नाम दिलीप है तो हम उसको दिलीप में ही बुलाएंगे, और अगर किसी का नाम रॉबर्ट है तो उसको रॉबर्ट नाम से ही बुलाएंगे। यानी कि प्लेस या पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर इंग्लिश में नाम है तो इंग्लिश में ही बुलाएंगे, और अगर हिंदी में नाम है तो हिंदी में ही बुलाएंगे, या फिर किसी और भाषा में किसी और तरीके से नाम है तो उसकी पहचान उसी तरह से होगी। थिंग्स यानी वस्तु। अब जिस देश का निर्माण होता है उसी देश के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर बात करें प्रिंटर, तो प्रिंटर फॉरेन यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाया है। प्रिंट करने, छपाई करने की जो मशीन है उसे हम प्रिंटर कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमारे देश की बात करें तो धोती, जो कि धोती ही है, धोती का दूसरा कोई इंग्लिश नेम नहीं होता। अब अगर वर्ब की बात करें तो इसका मेन वर्ब यानी मूल क्रिया, इसके बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में जानेंगे। तो मेन वर्ब भी अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, और मूल क्रिया भी अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन वर्ब को छोड़कर भी हम वाक्य बना सकते हैं, यानी सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस यानी सिंपल सेंस, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। यानी कि हम लोग शब्दों के समूह को सेंटेंस कह सकते हैं।
जहाँ पर हमें मेन क्रिया यानी मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं है, उस जगह पर हम सहायक क्रिया के साथ कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। एक असर्टिव 1 जिसमें हम आइडेंटिटी यानी पहचान की बात करेंगे, और दूसरा असर्टिव 2 जिसमें हम एसेट यानी संपत्ति की बात करेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यानी जहाँ पर आपका मूल क्रिया लगेगा उस जगह पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाकर सेंटेंस को पूरा करते हैं। अब स्ट्रक्चर का सबसे पहला स्टार्टिंग यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, जिससे कोई वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो 7 प्रकार के होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। अब इनको हम हिंदी में भी जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे लोग, ही यानी वह पुल्लिंग में, शी यानी वह स्त्रीलिंग में, इट यानी वह कोई वस्तु को लेकर, और नेम यानी कोई नाम किसी व्यक्ति को लेकर। अब स्ट्रक्चर की दूसरी बिंदु यानी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बारे में बात करते हैं। अब सहायक क्रिया जो है वो असर्टिव 1 के लिए अलग और असर्टिव 2 के लिए अलग हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असर्टिव 1 के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब असर्टिव 1, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। इज यानी है, एम यानी हूँ, आर यानी हो या तो हैं। और पास्ट में वाज यानी था और व मतलब थे। अब जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशंस में लगता है, यानी सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट में क्या होगा और पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आई के साथ प्रेजेंट में लगता है एम, वहीं पास्ट में हो जाएगा वाज। वी, यू, दे के साथ प्रेजेंट में लगता है आर, पास्ट हो जाएगा आपका वेर। ही, शी, इट, नेम के साथ प्रेजेंट में लगेगा आपका इज और पास्ट हो जाएगा आपका वाज। यानी कि यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट की बात की जाए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यानी आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन मैं अगर एक स्टूडेंट था तो आई वॉज अ स्टूडेंट। उसी तरह से अगर यू को लेकर चले तो यू के साथ प्रेजेंट में लगता है आर, तुम एक स्टूडेंट हो, यानी यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन तुम एक स्टूडेंट थे तो यू वर अ स्टूडेंट। उसी तरह से अगर ही, शी, इट, नेम में शी को रखा जाए तो शी इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। या फिर शी वॉज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट थी। इतना तो हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा था, लेकिन फिर भी हमें स्पीकिंग यानी इंग्लिश स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, यानी विपरीत है। जैसे कि असर्टिव 1 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये मेरा हिंदी का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर मैंने मैं यानी सब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा और फिर लास्ट में आपका ऑक्सिलरी लगा। जबकि इंग्लिश में होता है मैं पहले यानी कि सब्जेक्ट पहले, ऑक्सिलरी उसके बाद, यानी है या था, हूँ तो मैं हूँ, और ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में लगता है, यानी एक स्टूडेंट। मीन्स मैं हूँ एक स्टूडेंट। अब ज़रा सोचिए कि मैं हिंदी में अगर मैं हूँ एक स्टूडेंट कहूँ तो सब हंसेंगे, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में इसी तरह से कहा जाता है, मैं हूँ यानी आई एम एक स्टूडेंट यानी अ स्टूडेंट, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब इसमें हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट में एस इस्तेमाल किया गया है, जो कि अल्फ़ाबेट में मैंने समझाया था कि ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो वावल होता है और एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आपका होता है कॉन्सोनेंट। तो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया। ए मीन्स एक। चलिए इसको डिस्कस करते हैं इस तरह से।
फर्स्ट पॉइंट वावेल, यानी AEIOU मेरा वावेल है। तो अगर वावेल से शुरुआत कोई शब्द होती है तो उसके आगे मेरा एन लगेगा, यानी एक। जैसे एन एप्पल, एन ऑब्जेक्ट, एन एलिफेंट। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट हो, यानी सेकंड पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं कॉन्सोनेंट, यानी एक्सेप्ट AEIOU, तो हमारा ए का मतलब होगा एक। जैसे एग्जाम्पल अ मैंगो यानी एक आम, अ बुक यानी कि एक किताब, अ प्लेट यानी कि एक प्लेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शब्द का शुरुआत AEIOU से होता है और मुझे पहले एक लगाना है तो मुझे करना होगा एन। और किसी शब्द की शुरुआत, किसी ऑब्जेक्ट की शुरुआत अगर एक्सेप्ट AEIOU है तो यानी वो कॉन्सोनेंट है, और आगे में मुझे अगर उसका एक के बारे में बात करनी है तो हमें लगाना होगा ए। नेक्स्ट, सम आइडेंटिटी वर्ड्स ऑफ पर्सन एंड प्रोफेशन, यानी कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को अरेंज करना है। डॉक्टर, माई फ्रेंड, योर मदर, नाइस मैन, अ टीचर, अ सिंगर, माई बुक, अ हाउस वाइफ, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर। ये सब कुछ प्रोफेशंस हैं जो यहाँ पर 10 पॉइंट में दी गई है। नेक्स्ट कॉलम में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मंजीत, दीपा, माई ग्रैंडमा। अब हमें अरेंज करना है। जैसे डॉक्टर, तो हम यहाँ पर अ डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन माई फ्रेंड है तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स नहीं कह सकते। तो पहला हो जाएगा आई एम अ डॉक्टर, यानी मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल किया, और क्योंकि ये एक बात हो रही है इसलिए मैंने ए लगाया, और डॉक्टर डी से शुरुआत है इसलिए एन नहीं ए लगा। सेकंड, वी माई फ्रेंड गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा वी आर फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी 9 पॉइंट में जो फ्रेंड दिया हुआ है वो हम वी के साथ आर लगाकर कर सकते हैं, क्योंकि वी मतलब हम लोग यानी बहुसंख्या में है, तो यानी फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त हैं, तो वी आर फ्रेंड्स हम दोस्त हैं। उसी तरह से यू के साथ लगेगा आर माई फ्रेंड, यानी माई फ्रेंड के आगे आर लगाकर हम ये सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से दे आर स्ट्रेंजर्स, ही इज़ अ टीचर, शी इज़ योर मदर, इट इज़ माई बुक, मंजीत इज़ अ नाइस मैन, दीपा इज़ अ सिंगर, एंड माई ग्रैंडमा इज़ अ हाउस वाइफ। अब इन्हीं सब को अगर मुझे पास्ट में अरेंज करना हो तो आई वॉज अ डॉक्टर, वी वर फ्रेंड्स, you were my friend, they were strangers, he was a teacher, she was your mother, it was my book, Manjeet was a nice man, Deepa was a singer, and my grandma was a housewife. अब हम कुछ आइडेंटिकल वर्ड्स को लोकेशन एंड सिचुएशन के हिसाब से अरेंज करेंगे, जिसमें 10 वर्ड्स दिए गए हैं, 10 लोकेशन वर्ड्स। ऑफिस, कार, हॉस्पिटल, इन द स्टेज, हंग्री, एब्सेंस, present, tired, hurry, college। सब्जेक्ट्स में आपके अरेंज किए गए हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, रोशनी, मंजीत, दीपा, माई सिस्टर। अब इसको अगर हमें अरेंज करना है तो ऑफिस आई के साथ इंक्लूड करना है, तो हम कहेंगे आई एम इन ऑफिस। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका वी आर इन कार, you are in hospital, they are in stage, he is hungry, she is absent, Roshni is present, Manjeet is tired, Deepa is in hurry, my sister is in college। तो यहाँ पर बात लोकेशन एंड सिचुएशन को लेकर हो रही थी। अब इसका पास्ट आप खुद बना के दिखाओ, ये आपका असाइनमेंट है, एक बार रिवाइज कर लो। कुछ ऐसे कॉमन बेसिक वर्ड्स हैं जिसे सेंटेंस बनाने में यूज़ किया जाता है, तो चलिए उन कुछ वर्ड्स का, कॉमन वर्ड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन यानी में, ऑफ यानी का, के, की, फ्रॉम यानी से, अबाउट यानी के बारे में, फॉर यानी के लिए, विथ यानी के साथ, टू यानी को, बिफोर यानी के पहले, और आफ्टर यानी के बाद। इन सब शब्दों का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो या अदर वर्ड यूज़ करना हो।
ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर इन, ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, फॉर, विथ, टू, बिफोर, आफ्टर ये सब वर्ड्स का ज़रूरत होता है। चलिए अब कुछ हिंदी में आपको सेंटेंस दे रहे हैं, उस सेंटेंस को आप बना के देखिए। मैं कल एब्सेंट था। मेरे दादाजी एक सरपंच थे। राहुल मेरा दोस्त है। पापा ऑफिस में हैं। दादी मंदिर में थी। मेरा भाई एक क्रिकेटर है। मेरी बहन एक सिंगर थी। राहुल कल प्रेजेंट था। मनीष घर में है। इसको ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके और फिर मिला लीजिए। मैं कल एब्सेंट था यानी आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। मेरे दादाजी एक सरपंच थे। माई ग्रैंडफादर वॉज अ सरपंच। राहुल मेरा दोस्त है। राहुल इज़ माई फ्रेंड। पापा ऑफिस में हैं। फादर इज़ इन ऑफिस। दादी मंदिर में थी। ग्रैंडमा वॉज इन टेम्पल। मेरा भाई एक क्रिकेटर है। माई ब्रदर इज़ अ क्रिकेटर। मेरी बहन एक सिंगर थी। माई सिस्टर वॉज अ सिंगर। राहुल कल प्रेजेंट था। राहुल वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। मनीष घर में है। मनीष इज़ इन होम। सो गाइस, होप कि हमारा ये पहला वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल में और भी कुछ सीखना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी को प्रेजेंट करना है, किसी को शेयर करना है, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।